यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में भारत में स्थित उन रिफाइनरियों पर प्रतिबंध लगाया है जो रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करती हैं। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे यह प्रतिबंध सिर्फ रूस को निशाना बना रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते और रिपोर्ट सामने आई, तस्वीर साफ होती चली गई। भारत ने इस कदम का विरोध किया और यूरोपीय यूनियन से यह सवाल पूछा कि आखिर यह दोगलापन क्यों? अगर रूस से सीधा तेल खरीदना गलत है, तो फिर वही नियम अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी यूरोपीय सहयोगियों पर क्यों लागू नहीं होता? क्यों सिर्फ भारत और चीन जैसे देशों पर ही यह पाबंदियां लादी जा रही हैं? भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना किसी झिझक के यह बात दुनिया के सामने रखी कि वैश्विक राजनीति में दोहरे मापदंड नहीं चलने चाहिए। भारत की नीति स्पष्ट है, हम अपनी जनता की भलाई और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, न कि किसी के दबाव में आकर निर्णय लेते हैं। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने फिर भी यह कह दिया कि भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रतिबंध सीधे तौर पर भारत पर नहीं, बल्कि रूस पर लागू होंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत अपने आयात को जारी रख सकता है और उनके प्रतिबंधों का ग्लोबल सप्लाई चेन पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा। हालांकि यह बयान अधूरा और अस्पष्ट था। किसी भी चीज की पुष्टि नहीं हुई थी और भारत के ऊर्जा क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल बन चुका था। पर अब जैसे जैसे नई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, साफ हो गया है कि यूरोपीय यूनियन का रवैया भारत के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर सकता है। इसी बीच एक तरफ अच्छी खबर भी आई कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसे ईएफटीए कहा जाता है, उसने भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया है। यह निवेश भारत के लिए एक सुनहरा मौका है, जिससे न सिर्फ देश में रोजगार के नए अवसर बनेंगे, बल्कि भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में भी मदद मिलेगी। भारत के फ्यूल एक्सपोर्ट को लेकर यूरोपियन सैंक्शन द्वारा क्या कुछ देखने को मिल रहा है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह आपके लिए तो केवल एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। ईएफटीए में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेनस्टीन जैसे 4 यूरोपीय देश शामिल हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये सभी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। यानी कि भले ही ये भौगोलिक रूप से यूरोप में स्थित हैं, परंतु राजनीतिक रूप से यूरोपीय यूनियन की नीतियों को नहीं मानते। यही कारण है कि भारत और ईएफटीए के बीच हुई डील यूरोपीय यूनियन के असर से बाहर रहकर स्वतंत्र रूप से काम कर सकेगी। और यह डील कोई सामान्य समझौता नहीं है। पिछले 16 सालों से यह है डील अटकी हुई थी। खासकर स्विट्जरलैंड की संसद से इस पर मुहर नहीं लग पा रही थी। लेकिन अब खबर आई है कि स्विट्जरलैंड ने इसे मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह 100 अरब डॉलर का निवेश भारत में आना तय हो गया है। इस निवेश से अनुमान है कि लाखों की संख्या में रोजगार उत्पन्न होंगे, क्योंकि यूरोपीय देश भारत में न केवल निवेश करने आ रहे हैं, बल्कि अपनी उच्च तकनीक और उत्पादन क्षमता भी साथ लेकर आ रहे हैं, जिससे भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का मौका मिलेगा। साथ ही इस डील में भारत को इन चारों देशों के बाजारों तक ड्यूटी फ्री एक्सेस भी मिलेगा। यानी कि अब भारत फार्मा, जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को बिना किसी आयात शुल्क के इन देशों में एक्सपोर्ट कर सकेगा। यह भारत के लिए इसीलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक भारत का मुख्य निर्यात लो वैल्यू आइटम्स पर आधारित रहा है। लेकिन इस डील से भारत को हाई वैल्यू और हाई मार्जिन मार्केट में अपनी हिस्सेदारी भाने का मौका मिलेगा। यह डील 1 अक्टूबर से लागू होने वाली है और इसके बाद भारत की ट्रेड रणनीति में बदलाव देखने को मिलेगा। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जहां उसे वैश्विक व्यापार की ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। लेकिन इसी बीच यूरोपीय यूनियन ने जो दोगलापन दिखाया है, वह न सिर्फ भारत के लिए चिंता की बात है, बल्कि वैश्विक व्यापारिक नियमों के लिए भी चुनौती है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव G3 के अनुसार यूरोपीय यूनियन द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों का सीधा असर भारत के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, खासकर भारत के उन रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो रूसी कच्चे तेल से बनाए जाते हैं और यूरोपीय देशों को एक्सपोर्ट होते हैं। जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि भारत को 5 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि वह उन उत्पादों को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो रूसी ऑयल से बनाए गए हैं, इवन इफ दे आर रिफाइंड इन अ थर्ड कंट्री लाइक इंडिया। इस रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय यूनियन ने अपने नए नियमों में यह साफ कर दिया है कि किसी भी तीसरे देश द्वारा
रिफाइंड रूसी तेल का आयात नहीं किया जाएगा। यह नियम भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि भारत का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादों के एक्सपोर्ट से आता है और यूरोपीय बाजार उसमें अहम भूमिका निभाता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये नियम सभी देशों पर समान रूप से लागू किए जा रहे हैं? जवाब है नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और स्विट्जरलैंड जैसे देशों को इन नियमों से छूट दी गई है, जो कि साफ दर्शाता है कि यह प्रतिबंध राजनीति से प्रेरित हैं, ना कि वास्तविक ऊर्जा नीति या निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय नियमों पर आधारित। यह भारत के लिए एक कका संदेश है कि अब उसे वैश्विक कूटनीति में और भी सतर्क रहना होगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि चीन ने हाल ही में कंफर्म किया है कि यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि जल्द ही चीन की यात्रा पर आने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि यूरोपीय यूनियन चीन के साथ किसी बड़े ट्रेड एग्रीमेंट की तैयारी कर रहा है। यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है क्योंकि चीन से भी यूरोपीय यूनियन रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदता है, जो संभवतः रूसी ऑयल से बनाए जाते हैं। तो यहां सवाल उठता है कि जब वही प्रोडक्ट्स भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हों, तो वे गलत कैसे हो सकते हैं? और अगर चीन से हो रहे हैं, तो वो स्वीकार्य कैसे? इन तमाम पहलुओं को देखते हुए यह साफ है कि यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ दोहरा व्यवहार किया है। लेकिन भारत अब वो देश नहीं रहा जो चुपचाप सब कुछ सह ले। भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी आर्थिक और रणनीतिक ताकत को दिखा दिया है। चाहे रूस से सस्ता तेल खरीदना हो या फिर अमेरिका के दबाव को नजरअंदाज करना, भारत ने बार बार यह साबित किया है कि उसका रुख अब पूरी तरह आत्मनिर्भर और राष्ट्रीय हितों से जुबा है। और वैसे भी अगर यूरोप भारत को नजरअंदाज करता है, तो भारत के पास भी उनके विकल्प मौजूद हैं। भारत की तेल निर्यात की रणनीति अब सिर्फ यूरोप पर आधारित नहीं है। भारत ने मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे बाजारों में अपनी पक मजबूत कर ली है। साथ ही रूस और भारत के बीच जो ऊर्जा साझेदारी है, वह और भी गहरी होती जा रही है। रूस अब भारत को न केवल कच्चा तेल दे रहा है, बल्कि भारत में रिफाइनिंग, शिपिंग और फाइनेंसिंग के नए मार्ग भी खोल रहा है। भारत अब इस स्थिति को सिर्फ समस्या की तरह नहीं देख रहा है, बल्कि अवसर के रूप में भी देख रहा है। अगर यूरोपीय यूनियन भारत को निशाना बनाता है, तो भारत भी अपनी रणनीति बदल सकता है। भारत अपनी घरेलू रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाकर, अन्य देशों में एक्सपोर्ट बाकर और नई ट्रेड डील्स करके इस नुकसान की भरपाई कर सकता है। अब आने वाले महीनों में देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस चुनौती का सामना किस तरह करता है। क्या भारत यूरोपीय यूनियन के दबाव में आता है या फिर एक मजबूत जवाब देता है? फिलहाल संकेत यही हैं कि भारत अपनी रणनीति स्पष्ट कर चुका है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यूरोपीय यूनियन का रवैया सही है या इसमें कहीं ना कहीं पक्षपात नजर आता है? क्या भारत को और कठोर रुख अपनाना चाहिए या अभी भी कूटनीति के जरिए इस मसले को सुलझाना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और विश्लेषणात्मक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न जाए। जय श्री राम।